बजरंगी भाईजान फिल्म से जुड़ी गीता की दिमाग हिला देने वाली रहस्यमयी कहानी। ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंची गीता को विदेश मंत्रालय के प्रयासों से 13 साल बाद भारत ले आए, लेकिन रहस्यमय पहेली बनकर लौटी। गीता का असल नाम अब तक पता नहीं चल पाया। पाकिस्तान के कराची से भारत के इंदौर आई गीता को न तो मां बाप मिले और न ही स्वयंवर के बावजूद वर मिला। बजरंगी भाईजान फिल्म से जुड़ी गीता के जीवन की कहानी रहस्यमयी है, जिसको लेकर हर कोई चकित और हैरान भी है। देखिए, गीता के जीवन की पूरी लेकिन अधूरी कहानी आपका भी दिमाग हिलाकर रख देगी। बजरंगी भाईजान फिल्म के बाद सुर्खियों में आई गीता अब भी पहेली बनी हुई है। गीता नामक एक युवती का पूरा जीवन ही रहस्यमयी है, जिसे सुलझाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा खूब प्रयास किए गए, लेकिन जितने जो भी प्रयास किए गए उसके जीवन की कहानी उतनी उलझती गई। इसलिए कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या कहीं गीता पर, कहीं इंसानियत के नाम पर कोई जुल्म तो नहीं कर रहे हैं। गीता आज भी अपनी पहचान को मोहताज है। आखिर क्या है गीता के जीवन की पहेली? कौन है यह गीता और क्या है उसके जीवन की कहानी? आखिर स्वयंवर रचा गया तो कहां गया उसका वर? यह सब जानने से पहले गीता के जीवन को जानना आवश्यक है। इसलिए गीता के अतीत को भी 2 भाग में बांट कर देखना होगा। उसके जीवन का दूसरा अतीत तो जगजाहिर है, जो वर्ष 2003 से 4 से शुरू होता है, जिसकी सटीक तारीख नहीं मालूम। उससे पहले गीता क्या थी, यह वह खुद भी नहीं जानती है, क्योंकि उसका पहला अतीत अज्ञात है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका जीवन रहस्य व रोमांच से भरा है, जिसके चक्रव्यूह में खुद गीता अभिमन्यु की तरह फंसी हुई है और कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया है। ईधी फाउंडेशन ने बेटी की तरह पाला। गीता को भारत व पाकिस्तान के संबंध विभाजन के बाद से बारूद के ढेर पर सुलगते रहे हैं, जिनमें से कभी दोस्ती की महक नहीं आई। दोनों देशों के लोग एक दूसरे को कट्टर दुश्मन मानते हैं। इस धर्मांधता और कट्टरवाद से इतर इत्तफाक से यहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई मानवता के लिए जीते मरते हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी शख्स थे अब्दुल सत्तार ईधी, जिनका नाम न केवल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत से लिया जाता है। पाकिस्तान में उन्हें लोग गॉडफादर, फरिश्ता और गांधी तक कहते हैं, तो इसकी कई वजहें और प्रमाण भी मौजूद है। ईधी फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल सत्तार के नाम के पहले अब्बा संबोधन भी लगाया जाता है। मानवतावादी अब्दुल सत्तार का जन्म गुजरात के ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ में हुआ था। भारत व पाकिस्तान बंटवारा हुआ, तब वह पाकिस्तान चले गए। अब्दुल सत्तार का जीवन भी कई संघर्षों से भरा हुआ है, जिन्होंने उन्हें मानवतावादी बना दिया। मानवता के क्षेत्र में उनके व ईधी फाउंडेशन के नाम ढेरों उपलब्धियां और काम दर्ज हैं। अब्दुल सत्तार को वर्ष 1996 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था और लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस उनके ईधी फाउंडेशन के पास है। यह बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जुलाई 2016 में उनकी मौत के बाद से ईधी फाउंडेशन की जिम्मेदारी उनकी बेगम बिल्कीस संभाल रही है। सन 2003 से 4 में कभी गीता नाम की एक भारतीय लड़की बेहद फिल्मी अंदाज में पाकिस्तान पहुंच गई थी। गीता न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है, यानी मूकबधिर है। लावारिस हालत में गीता समझौता एक्सप्रेस के द्वारा पाकिस्तान पहुंची थी। पाकिस्तानी बॉर्डर अथॉरिटी ने गीता पर दया देखकर उसे ईधी फाउंडेशन पहुंचा दिया था। सत्तार दंपति ने एक तरह से गीता को गोद ले लिया और सगी बेटी की तरह उसकी परवरिश व देखभाल की। गीता के पास तब कोई सामान नहीं था, बस एक फोटो थी जिसमें वह अपने परिवारजनों के साथ दिख रही थी। गीता का तब कोई नाम नहीं था और जो था उसे वह बता नहीं सकती थी। चूंकि वह समझौता एक्सप्रेस में मिली थी, इसलिए उसे अंदाजे के आधार पर भारतीय हिंदू मानते हुए सत्तार दंपति ने गीता नाम दे दिया, जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। अब्दुल सत्तार ने अपने यतीमखाने में गीता के लिए एक मंदिर भी बनवा दिया था, जिसमें तरह तरह के हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी गई थीं। गीता इसी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना किया करती थी। गीता वापस भारत लौटना चाहती थी। एक लावारिस भारतीय लड़की के इस तरह से पाकिस्तान पहुंचने पर उन दिनाएं पाकिस्तानी मीडिया में खासी चर्चा रही थी।
पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार और भारतीय दूतावास को गीता के मिलने की सूचना दी थी, लेकिन भारत की ओर से कोई पहल नहीं हुई, तो गीता पाकिस्तान और ईदी फाउंडेशन की होकर रह गई थी। गीता एक महफूज जगह पर इंसानियत के पुजारियों की सरपरस्ती में थी, इसीलिए उसे कोई परेशानी पेश नहीं आई, वरना हर कोई जानता है कि जाने अनजाने में पाकिस्तान में दाखिल हुए भारतीयों के साथ पाकिस्तानी सेना व वहां की पुलिस क्या सलूक करती है। वक्त गुजरते गीता बच्ची से युवती हो गई, लेकिन जिंदगी के इस अहम और नाजुक सफर में सत्तार दंपति ने उसे मां बाप की तरह ही पाला व पोषा। साथ ही उसे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और पूरी ईमानदारी से इंसानियत का जज्बा निभाया। दुबली पतली, सांवली रंगत और आकर्षक नैन नक्श वाली गीता ईदी फाउंडेशन में रह रहे मुस्लिम बच्चों में जल्द ही घुल मिल गई, लेकिन अपने घर व देश की याद उसे अक्सर सताती रहती थी। बिल्कीस बेगम से भी उसे खासा लगाव हो गया था, जो चाहती थीं कि गीता अपने देश व घर पहुंच जाए, जिसकी इच्छा वह अक्सर जताती रहती थी। देश लौटने की आस में दिन गिनते हुए गीता दिन काट रही थी। खास बात यह रही कि उस पर भारतीय जासूस होने का भी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि इसकी कोई मुकम्मल वजह भी नहीं थी। 1-2 साल पाकिस्तानी मीडिया में गीता की चर्चा रही, लेकिन जब किसी स्तर पर भी वापसी की कोई पहल नहीं हुई, तो लोग उसे भूलने लग गए। जब अपनों को याद कर गीता उदास होती थी, तो सत्तार परिवार उसका जी बहलाता था। बिल्कीस बेगम अक्सर उसे खरीदारी कराने ले जाती थीं, यानी गीता को कैद करके नहीं रखा था। वह भले ही सुन और बोल नहीं सकती थी, लेकिन सारे हालात तो बखूबी समझती थीं, इसलिए धीरे धीरे बिन बोले व सुने भी वह काफी कुछ समझ जाती थी। देश वापस लौटते वक्त गीता की दिमागी हालत कैसी रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि उसकी असल पहचान से सब अनभिज्ञ थे, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। ईदी फाउंडेशन में उसे किसी बात की कमी नहीं थी, और जो थी उसे वक्त ही पूरा कर सकता था, जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। गीता के जीवन की कहानी हर किसी को हैरान परेशान करती और ईश्वर को कोसने पर भी मजबूर कर देती कि है ईश्वर ऐसा जीवन क्यों दिया, किस पहचान में उसका जन्म हुआ, फिर कहां पल्ली बढ़ी, और अब वापस देश लौटने के बाद भी उसकी कोई पहचान नहीं है। फिर रिलीज हुई अभिनेता सलमान खान की बहुचर्चित सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान। इस फिल्म के चलते गीता की कहानी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंच गई। फिर मंत्री सुषमा स्वराज को लगा कि गीता की भारत वापसी की कोशिश करनी चाहिए, और उसे अगर उसके घर वालों से मिलवा दिया गया तो यह वाकई एक नेक काम होगा। इस पर गीता से संबंधित तमाम जानकारियां जुटाई गईं, तो शुरुआती दौर में परिणाम उत्साहजनक रहे और लोगों ने उनकी इस अनूठी पहल की जमकर तारीफ भी की। गीता के घरवालों की तलाश करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि गीता के परिवारजनों का कोई पता नहीं था। इसके लिए गीता की इकलौती जायदाद, उसके पास मौजूद फोटो का सहारा लिया। कूटनीतिक लिहाज से पाकिस्तान उस वक्त तक गीता को भारत को सौंपने के लिए बाध्य नहीं था, जब तक उसके परिवारजनों का पता नहीं चल जाता और बिना पहचान मिले उसे भारत भेज भी दिया जाता, तो होता इतना भर कि वह एक यतीम खाने से निकलकर दूसरे यतीम खाने में आ जाती, जो कहने को अपने देश का होता। बहरहाल इस अंजाम की परवाह किए बिना सुषमा स्वराज और विदेश मंत्रालय ने गीता का फोटो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया, तो परिणाम उत्साहजनक रहे। इस फोटो को देख देश भर के विभिन्न राज्यों के कोई दर्जन भर अभिभावकों ने गीता को अपनी बेटी बताया। दोनों देशों के बीच गीता को लेकर खूब संवाद, वार्ता व पत्राचार हुआ, तो समूचे देश का ध्यान गीता पर गया। हर किसी को उससे सहानुभूति हुई और हर कोई यह दुआ मांगने लगा कि इस मूक बधिर और अनाथ युवती को उसके माँ बाप और घर वाले मिल जाएं। यह दीगर बात है कि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक किसी की दुआ कबूल नहीं हुई थी। अब तक गीता को पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन 13 साल हो गए। रेगिस्तान में पानी की उम्मीद उस वक्त नजर आई जब यह बात लगभग तय हो गई कि गीता के माँ बाप मिल गए और उसे भारत भेजने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। हुआ इतना भर था कि भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान को उन कुछ लोगों की तस्वीरें भेजी थीं जिन्होंने गीता पर अपना हक जताया था। इनमें से एक को गीता ने पहचान लिया तो सभी की बाँछें खिल उठीं।
लेकिन गीता की कहानी शायद इतने सहज ढंग से खत्म होने के लिए नहीं थी। जिस परिवार को उसने अपना होने की संभावना व्यक्त की थी, उसके मुखिया बिहार के सहरसा जिले के एक गांव के जनार्दन महतो हैं। उनकी बेटी लगभग उसी वक्त गुम हुई थी जिन दिनों गीता पाकिस्तान जा पहुंची थी। जनार्दन महतो को गीता की तस्वीर हूबहू अपनी लापता बेटी जैसी लगी थी और गीता भी एकदम इस बात से इनकार नहीं कर रही थी कि जनार्दन महतो उसके पिता नहीं हैं। यह एक अच्छी खबर थी जिसके चलते तय हुआ कि गीता 26 अक्टूबर 2015 को पाकिस्तान से भारत भेज दी जाएगी। इस तरह गीता की देश वापसी की खासी तैयारियां की गईं। अब्दुल सत्तार ईधी के बेटे फैजल ईधी के दिल में न जाने क्यों गीता को लेकर यह खटका था कि वह महज भारत जाने के लिए जनार्दन महतो को पिता मान रही है। रहस्य बनने लगी। गीता के माम बाप की कहानी इस मुकाम तक आ पहुंची कि अगर फैजल ऐतराज जताते तो ज्यादा हल्ला मचना स्वाभाविक था और खामोश तो वह नहीं रहे। इशारों में उन्होंने कह डाला कि जिस गीता की बात जनार्दन महतो के गांव वाले कर रहे हैं, उनके मुताबिक गीता की शादी बहुत कम उम्र में उमेश महतो नाम के शख्स से हो चुकी थी। उमेश से गीता को एक बेटा भी है जिसकी उम्र अब लगभग 12 साल है। फैजल ने माना था कि अब मामला जटिल हो गया है क्योंकि गीता इस बात से मना कर रही है कि वह शादीशुदा है। बकौल फैजल, उन्होंने इस बात का पता करने की कोशिश की थी कि कहीं गीता उन्हें गुमराह तो नहीं कर रही है या फिर कुछ छिपा तो नहीं रही है। दूसरी तरफ भारत में गीता की वापसी का इतना हल्ला मचने लगा था कि फैजल की बात उस शोर शराबे में दब कर रह गई थी। गीता की घर वापसी सन 2015 की खास घटनाओं में से एक थी। बजरंगी भाईजान फिल्म का हवाला देते हुए किसी ने गीता को भाईचारे और भारत पाक की एकता की मिसाल बताया तो किसी ने उसकी अनूठी कहानी को चमत्कार से कम नहीं माना। भारतीय मीडिया और सरकार ने गीता के स्वागत में पलक पांवड़े बिछा दिए, जिसके चलते वह रातों रात सेलिब्रिटी बन गई या बना दी गई, बात एक ही है। पाकिस्तान से जैसे ही एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने के लिए अधिकारियों की फौज खड़ी कर दी गई तो वहां का नजारा कुछ अलग ही दिखाई दिया। गीता के साथ बिल्कीस बेगम और फैजल ईधी भी थे। यह फैजल की ही जिद या शर्त थी कि गीता की वतन वापसी हर्ज की बात नहीं है, लेकिन किसी भी दावेदार मां बाप को उसे सौंपने से पहले उनका डीएनए मैच करा लेना चाहिए। भारत सरकार ने भी इस पर हामी भरी थी। विख्यात हुई गीता भारत आकर गीता को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलवाया गया। इस देश में सेलिब्रिटी होना इतना ही काफी होता है। सुषमा स्वराज तो साए की तरह गीता के साथ ही रही। इन हस्तियों से मिलते वक्त गीता के चेहरे पर कोई डर या संकोच नहीं था। यह शायद इसलिए भी नहीं होगा कि वह तब जानती समझती ही नहीं थी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या भला होते हैं। वह तो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के इशारों पर नाच रही गुड़िया थी। तब इस सवाल ने सिर उठाया कि अगर कहीं खुदा न खास्ता गीता का डीएनए जनार्दन महतो से नहीं मिला तो क्या होगा। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा कि ऐसी सूरत में गीता को किसी सुरक्षित जगह भेजे जाने का फैसला लिया जा चुका है। जब तक उसके मां बाप नहीं मिल जाते तब तक गीता वहीं रहेगी। दिल्ली में कई नामचीन राजनीतिक हस्तियों से मिलकर गीता इंदौर के स्कीम नंबर 71 स्थित मूक बधिर संस्थान भेज दी गई, जिसकी कर्ता धर्ता शहर की मशहूर समाज सेवी मोनिका पंजाबी हैं। इस संस्थान में रह रहे दिव्यांगों ने गीता के आने पर दिवाली सा त्योहार मनाया। हैरत और दिलचस्प बात गीता का उनसे इतने आत्मीय ढंग से मिलना रहा जैसे वह उन्हें बरसों से जानती हो। देश आकर खुद को बेहद खुश व जज्बाती बता रही गीता के पांव वाकई ऐसा स्वागत सत्कार देखकर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे अपनी अहमियत का एहसास हो चला था कि वह वाकई कुछ खास है। जनार्दन महतो व गीता का डीएनए नहीं मिला तो सुषमा स्वराज की नेक कोशिशों को झटका लगा। साथ ही विदेश मंत्रालय के उन होनहार व अति उत्साही अधिकारियों के चेहरे धुल गए जिन्होंने एक मामूली सी यह बात सोचने की जहमत नहीं उठाई थी कि जिस गीता की बात सहरसा के गांव के लोग कर रहे हैं, उसका पति अगर पंजाब में रहता है, जिसने गीता के मामले में कोई पहल नहीं की थी। फिर एक के बाद एक गीता के कई कथित मां बाप आए और उन्होंने
उसे अपनी बिछड़ी बेटी बताया, लेकिन किसी का डीएनए गीता से मैच नहीं हुआ और न ही किसी को गीता ने बतौर मां बाप पहचाना। धीरे धीरे गीता के असल मां बाप के मिलने की उम्मीदें धूमिल होती गईं। अब तक गीता का इतना प्रचार प्रसार हो चुका था कि अगर उसके मां बाप किसी घने जंगल में भी रह रहे होते तब भी उन्हें खबर आसानी से लग जाती। गीता पाकिस्तान के कराची से इंदौर वापस आ चुकी है, लिहाजा उसे घर ले आना चाहिए। अपने मां बाप की बाट जोह रही गीता को इंदौर में रहते भी लंबा वक्त बीत गया था। इंदौर स्थानीय मीडिया में अक्सर वह सुर्खियों में रही। उसका खाना पीना व उठना बैठना तक खबर बनने लगा था, तो इसकी वजह प्रशासन की सतर्कता थी, जो पूरी तरह विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर काम कर रहा था और आज भी कर रहा है। पेचीदा हुई गीता की रहस्यमय कहानी जब दर्जनों मां बाप दावेदारी लेकर आए और मुंह लटकाकर लौट गए, तो इंदौर प्रशासन से लेकर विदेश मंत्रालय के गलियारों तक में गीता को लेकर घबराहट फैलने लगी। मंत्री सुषमा स्वराज कब गीता की खैरियत पूछ बैठें, इस ख्याल से ही अधिकारी कांपने लगे थे। जल्दबाजी में गीता के मां बाप को तलाशने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी गई। फिर भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक यह बात साबित हो चुकी थी कि गीता के मां बाप अगर मिल जाएं तो उनकी चांदी हो जाना तय है, क्योंकि सरकार उस पर मेहरबान है। यह मामला ऐसा था कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। मंत्री सुषमा स्वराज भी अक्सर गीता को लेकर ट्वीट करती रहीं कि वह देश आकर खुश है और उसके मां बाप को तलाशने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन गीता खुश नहीं थी। पिछले साल जुलाई के पहले सप्ताह में अचानक वह मूकबधिर केंद्र से लापता हो गई। इसके बाद तो इंदौर से लेकर दिल्ली व कराची तक हड़कंप मच गया। गीता के लापता होने की खबर कुछ देर के लिए ही सही आग की तरह फैली और उसे लेकर तरह तरह की बातें हुईं जो नहीं होनी चाहिए थीं। इंदौर के 3 थानों की पुलिस गीता की खोज में जुट गई और कुछ देर बाद रात होने से पहले वह रणजीत हनुमान मंदिर के पास मिल गई। चंदन नगर थाने की पुलिस जब गीता को सही सलामत मूकबधिर केंद्र ले आई, तब कहीं जाकर प्रशासन व केंद्र की संचालिका मोनिका पंजाबी की जान में जान आई। पुलिस व प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। गीता मूकबधिर केंद्र से गायब क्यों और कैसे हुई थी, इन 2 सवालों का जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया। खास तौर से तो जवाबदेही केंद्र संचालिका मोनिका पंजाबी की है। इन सवालों का जवाब मांगने के लिए जब कुछ मीडिया कर्मी मूकबधिर केंद्र पहुंचे, तो वहां की एक महिला कर्मचारी ने उनसे बदतमीजी करते हुए उन्हें कैमरे बंद कर दरवाजे के बाहर चले जाने का फरमान सुना दिया। पुलिस की तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। वहां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी बोले कि मूकबधिर केंद्र के संचालन पर बात करना पुलिस के कार्यक्षेत्र में नहीं है। इस तरह बात आई गई हो गई, लेकिन समझदारों को यह इशारा जरूर कर गई कि गीता बोझ नहीं तो सरकार के गले का ढोल जरूर बनती जा रही है, जिसे खुद जोश जोश में सरकार ने अपने गले में बांधा था। मूकबधिर संस्थान को गीता के खर्चे के लिए 30,000 रुपए दिए जा रहे थे। बात पहुंच गई शादी तक। यहां पर एक बात यह उठी कि गीता को संस्थान में पर्याप्त सुविधाएं मिल भी रही थीं या नहीं, जिससे उसे वहां घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसे सवाल जब सुषमा की जानकारी में आए तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अपने भोपाल प्रवास के दौरान गीता की शादी के संकेत दिए। चूंकि बात सुषमा स्वराज की थी, इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भागे भागे इंदौर पहुंच गए और गीता से मिलकर बोले कि मां बाप नहीं मिले तो क्या हुआ, मामा तो है। गौरतलब है कि शिवराज सिंह को खुद को मामा कहलवाना अच्छा लगता है। एकाएक ही इसी साल फरवरी के महीने में गीता को लगा कि अब उसे शादी कर घर बसा लेना चाहिए। उसने सुषमा स्वराज को अपनी यह इच्छा बताई तो गीता के मामले में एक बार फिर उबाल आ गया। सरकार ने उसके स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर दी। स्वयंवर का यह ड्रामा कैसे परवान चढ़ा और फिर कैसे औंधे मुंह लुढ़का, यह जानने से पहले ज्ञानेंद्र पुरोहित नाम के शख्स से रूबरू होना जरूरी है, जो गीता की जिंदगी में सत्तार परिवार और सुषमा स्वराज के बाद आए तीसरे अहम किरदार हैं। ज्ञानेंद्र की दास्तां भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वह उस वक्त महज 21 साल के थे जब 1997 में उनके बड़े भाई 26 वर्षीय आनंद पुरोहित की भोपाल के नजदीक
एक रेल हादसे में मौत हो गई थी। ज्ञानेंद्र आनंद के काफी चहेते थे। उम्र में छोटे होते हुए भी वह बड़े भाई की सेवा करते थे, क्योंकि आनंद मूकबधिर थे। जाहिर है, मूक बधिरों की परेशानियों और दुख का अंदाजा उन्हें बचपन से ही था। बड़े भाई की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत ज्ञानेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। तब ज्ञानेंद्र सीए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मूकबधिरों की सेवा करने की ठान ली। परिवारजनों और दोस्तों ने हर तरह से समझाया, लेकिन बेचैन ज्ञानेंद्र के मन की छटपटाहट ने किसी की एक नहीं सुनी। मूक बधिरों के मसीहा ज्ञानेंद्र मूकबधिरों पर ज्ञानेंद्र ने जितना काम किया उतना शायद ही देश में किसी और ने किया होगा। सन 1997 से लेकर 1999 तक वह देश विदेश घूमे। इस दौरान ज्ञानेंद्र ने शिद्दत से महसूस किया कि देश में मूकबधिर बेहद दयनीय हालत में रह रहे हैं। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और उनसे सरकारी या सामाजिक हमदर्दी एक दिखावा और छलावा भर है। सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज तो वह पहले से ही जानते थे, लिहाजा दुनिया घूमने के दौरान उन्हें कई करुण अनुभव हुए। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुई वर्ल्ड डेफ कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेंद्र का प्रस्तुतिकरण इतना प्रभावी था कि उन्हें वहीं की एक संस्था वेस्टर्न डेफ सोसाइटी ने अच्छे पैकेज पर नौकरी की पेशकश कर डाली। लेकिन सिर्फ पैसे कमाना या विदेश में रहने की शान बघारना ज्ञानेंद्र की जिंदगी का मकसद नहीं था। अपना मकसद पूरा करने के लिए उन्होंने बड़े भाई के नाम पर आनंद सर्विस सोसाइटी बना ली थी। सन 2001 में ज्ञानेंद्र ने मोनिका पुरोहित से शादी कर ली, जो खुद मूकबधिरों के लिए काम करती थीं। पुरोहित दंपति ने मूकबधिरों के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी, जो एक असामान्य काम था। इसी दौरान ज्ञानेंद्र ने अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू की और एक खास मकसद से एलएलबी के बाद एलएलएम भी किया। ज्ञानेंद्र मूकबधिरों के मुकदमे मुफ्त में लड़ने लगे तो उनकी चर्चा इंदौर के बाहर भी शुरू हो गई। ज्ञानेंद्र की पहल पर ही इंदौर के टुकोगंज इलाके में पहला मूकबधिर थाना खोला गया। बड़े पैमाने पर चर्चा में वह तब आए जब उन्होंने राष्ट्रगान का सांकेतिक भाषा में न केवल अनुवाद किया, बल्कि राष्ट्रगान को सांकेतिक भाषा में मान्यता दिलवाने का काम भी किया। लंबी कानूनी अड़चनों को लांघते हुए उन्होंने मूक बधिरों के लिए राष्ट्रगान की सरकारी मान्यता हासिल की। सन 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ज्ञानेंद्र के इस जज्बे की कद्र भी की थी। आज सरकारी नौकरियों में मूक बधिरों के लिए जो आरक्षण मिला हुआ है, वह भी ज्ञानेंद्र की ही एक अहम उपलब्धि है, जिसके लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए आंदोलन किया था। अब ज्ञानेंद्र की नई कोशिश या लड़ाई इस बात की है कि सांकेतिक भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिले। वह ज्ञानेंद्र पुरोहित ही थे जिन्होंने न केवल गीता की खोज में अहम रोल निभाया, बल्कि उसकी हर मुश्किल आसान करने में उसकी पूरी मदद भी की। जब गीता के भारत आने की बात चली तो ज्ञानेंद्र ने ऑनलाइन उससे सांकेतिक भाषा में बात की और बताया था कि गीता भारत आकर सलमान खान से मिलना चाहती है और सहरसा के जनार्दन महतो को अपना पिता होना बता रही है। गीता जब इंदौर आई तो ज्ञानेंद्र ने उसे सांकेतिक भाषा सिखाई। गीता व बाकी दुनिया के बीच उन्होंने दुभाषीय व मध्यस्थ का काम किया। ईधी फाउंडेशन भी चाहता था कि भारत जाकर गीता ज्ञानेंद्र के संरक्षण में रहे, ताकि उसकी बातें लोगों को ठीक तरह से समझ आ सकें और उसका सच सामने आए। ज्ञानेंद्र के मुताबिक पाकिस्तान में रहते गीता ठीक से सांकेतिक भाषा नहीं जानती थी। गीता ने खुद ही अपने इशारे बना रखे थे, जिनमें बाद में ज्ञानेंद्र ने सुधार किया और देखते ही देखते गीता सांकेतिक भाषा सीख गई। आगे बढ़ी शादी की बात। गीता ने जब शादी की इच्छा व्यक्त की तो एक बार फिर मीडिया उसके रंग में रंग गया। विदेश मंत्रालय ने गीता के लिए उपयुक्त वर तलाशने की कोई कसर नहीं छोड़ी। फेसबुक पर खास तौर से एक पेज बनाया गया, जिसके जरिए गीता से शादी करने के इच्छुक युवकों से विवाह प्रस्ताव कुछ शर्तों पर मांगे गए। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी गीता के स्वयंवर की जमकर चर्चा हुई। सरकार ने घोषणा कर डाली कि जिसे गीता जीवनसाथी के रूप में चुनेगी, उसे सरकारी नौकरी, मकान व दूसरी सहूलियतें दी जाएंगी। पर्याप्त प्रचार प्रसार के बाद भी गीता के स्वयंवर में युवक मधुमक्खियों की तरह नहीं टूटे।
सरकारी दहेज का तगड़ा लालच भी जात पात, नाथ अनाथ और धर्म की दीवार नहीं भेद पाया। फिर भी गीता के लिए कुछ प्रस्ताव आए। इसमें भी ज्ञानेंद्र ने पूरी सहायता की। आखिर में विदेश मंत्रालय की सहमति के बाद 14 युवकों के प्रस्ताव गीता के पास भेजे गए। यह कोई त्रेता या द्वापर युग का स्वयंवर नहीं था, जिसमें उम्मीदवार को धनुष तोड़ना हो या फिर घूमती मछली की आंख पर निशाना साधना हो। यह लोकतांत्रिक कागजी स्वयंवर था, जिसमें अंतिम फैसला गीता को लेना था। गीता से शादी करने के लिए कर्मकांडी पंडित से लेकर लेखक तक आगे आए तो एक बार लगा कि बात बन जाएगी। मां बाप भले ही न मिले हों, लेकिन उपयुक्त जीवन साथी चुनकर गीता पति के साथ बाकी जिंदगी चैन, सुकून और आराम से गुजारेगी। 7 जून को जिन 6 उम्मीदवारों को इंदौर बुलाया गया था, उनमें से केवल 4 ही पहुंचे। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें गीता को इन युवाओं से सवाल जवाब करने की आजादी मिली हुई थी। यह छूट उम्मीदवारों को भी दी गई थी ताकि वे गीता से सवाल कर सकें। इंदौर शहर का माहौल तो गीता के इस अनूठे स्वयंवर को लेकर गर्म था ही, लेकिन देश के लोग दिलचस्पी से टीवी स्क्रीन के सामने टकटकी लगाए देख रहे थे कि कब गीता के स्वयंवर वाली खबर दिखाई जाती है। स्वयंवर में गीता की शर्तें उस दिन दोपहर ठीक 12:30 बजे गीता नीले रंग के सलवार सूट में मूकबधिर संस्थान के हॉल में आई तो खूब फब रही थी। यह मालवांचल की आबोहवा का ही असर था कि कल तक दुबली पतली व हमेशा घबराई सी दिखने वाली गीता भरी पूरी व आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही थी। उसने भरपूर नजरों से उम्मीदवारों की तरफ देखा और इशारे से स्वयंवर के पहले चरण को शुरू करने का इशारा कर दिया। जब इंदौर के ही एक उम्मीदवार 21 वर्षीय सचिन पाल ने गीता की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया कि उसके भावी पति को सांकेतिक भाषा आनी चाहिए और नहीं आती है तो सीखनी होगी। अलबत्ता पेशे से मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर सचिन ने गीता को हर हाल में खुश रखने की शर्त मानी, लेकिन गीता की दूसरी इस अहम शर्त से वह मुकर गया कि वह गीता के मां बाप को तलाशने में मदद करेगा। उसका यह कहना व्यवहारिक बात थी कि अब गीता के मां बाप को ढूंढना वक्त और पैसे की बर्बादी है। भोपाल से गए राजकुमार स्वर्णकार और उनके साथ गए मां बाप को गीता की हर शर्त मंजूर थी। राजकुमार भोपाल में ई रजिस्ट्री कराने और स्टैंप पेपर बेचने का काम करता है। यह परिवार किसी भी कीमत पर गीता को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार दिखा। राजकुमार के पिता प्रेमनारायण स्वर्णकार ने बताया कि गीता की खुशी के लिए उनका पूरा परिवार ही सांकेतिक भाषा सीखने को तैयार है। अहमदाबाद से आया 26 वर्षीय रितेश पटेल तो गीता को लेकर काफी उत्साहित नजर आया। रट्टू तोते की तरह उसने भी गीता को खुश रखने का वचन दोहराया। टीकमगढ़ से आया 30 वर्षीय अरुण नामदेव आबकारी विभाग में नौकरी करता था। अरुण का नजरिया यह था कि गीता एक फेमस और सेलिब्रिटी है, जिसे जीवन साथी बनाकर उसे अच्छा लगेगा। अरुण ने गीता के मां बाप को तलाशने में मदद का वादा भी किया। जब गीता के पूछने की बारी आई तो उसने इधर उधर के बजाय मुद्दे की यह बात उम्मीदवारों से पूछी कि उनकी आर्थिक व पारिवारिक हैसियत क्या है। इसके बाद स्वयंवर में दरबारियों की हैसियत से बैठे लोगों के चेहरे पर निराशा के भाव नजर आने लगे, क्योंकि गीता ने वह रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मूकबधिर संस्था की कर्ता धर्ता मोनिका व ऊषा पंजाबी के अलावा ज्ञानेंद्र पुरोहित और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित भी स्वयंवर में मौजूद थे। स्वयंवर के दूसरे दिन 8 जून को आमंत्रित 7 में से मात्र 2 ही उम्मीदवार पहुंचे तो साफ लगने लगा था कि शायद ही बात बने। इस दिन पिछले दिन के मुकाबले गीता काफी आक्रामक मूड में नजर आई और उसने मथुरा व जयपुर से आए युवकों पर सवालों की बौछार लगा दी तो दोनों घबरा गए। गीता ने एक परिपक्व व दुनियादारी देख चुकी लड़की की तरह इन दोनों से पूछा कि वे जहां रहते हैं वह शहर है या गांव, वे खुद के मकान में रहते हैं या किराए के मकान में, कार है या नहीं, और शादी के बाद क्या वह इंदौर में रहेंगे। गीता ने यह भी जोर देकर पूछा कि आप मां बाप को ढूंढने में मेरी मदद करोगे या नहीं। युवकों की पढ़ाई लिखाई की जानकारी भी उसने ली। यह युवक दुम दबाकर चले गए तो स्वयंवर का यह ड्रामा भी खत्म हो गया। गीता ने इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोई नाम फाइनल नहीं किया था।
उलटे वह और उम्मीदवारों से मिलने की बात कर रही थी। इधर स्वयंवर के आयोजक पहले से ही अपना सिर धुन रहे थे कि जैसे तैसे बायोडाटा छांट छांट कर 14 लोगों को बुलाया था, उनमें से भी केवल 6 ही आए, और वे भी गीता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद यह खबर आई कि गीता ने अपने हमदर्द और मददगार ज्ञानेंद्र पुरोहित की यह कहते हुए जमकर क्लास लगाई कि वह उसकी तस्वीरें और जानकारी मीडिया में लीक कर रहे हैं। साथ ही एक बार तो उसने ज्ञानेंद्र को पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि गीता आखिरकार चाहती क्या है। एक कयास यह भी लगाया कि वह सरकारी इमदाद और मुंह का बधिर संस्था छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, तो दूसरा अंदाजा यह लगाया कि कहीं सचमुच में गीता शादी कर घर बसाना चाहती है, या फिर उसने सरकारी दबाव में आकर स्वयंवर रचाने की सहमति दे दी थी। अब आगे जो भी हो, लेकिन गीता को लेकर कई सवाल और शक स्वाभाविक रूप से उठ रहे हैं। इनमें पहला यह है कि क्या वह सचमुच भारतीय ही है? सवाल नाजुक है, लेकिन है अहम। वजह गीता को भारत वापस आते तो सभी ने देखा, लेकिन मां बाप से बिछुड़ते किसी ने नहीं देखा था। सवालों के चक्रव्यूह में गीता उच्चायोग और विदेश मंत्रालय ने ईधी फाउंडेशन के कहने भर से कैसे मान लिया कि वह अब से कोई 14 साल पहले समझौता एक्सप्रेस में मिली थी। मुमकिन तो यह भी है कि वह पाकिस्तान की ही हो। ईधी फाउंडेशन को क्या जरूरत थी कि गीता द्वारा हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ करती तस्वीरें वायरल करें। दर्जन भर लोगों की डीएनए जांच हुई, लेकिन इनमें से कोई गीता का मां बाप नहीं निकला। तो महज इस उम्मीद में गीता को भारत क्यों लाया गया कि आज नहीं तो कल उसके मां बाप मिल ही जाएंगे। सवाल यह भी है कि गीता संस्थान से भागी क्यों थी, और आखिर में उसने स्वयंवर में आए उम्मीदवारों को रिजेक्ट क्यों कर दिया। जब उसे शादी नहीं करनी थी तो इस ड्रामे की क्या जरूरत थी। सरकार के गले की हड्डी बन चुकी गीता की कहानी एक नाजुक मसला है, जिसे हल्के में लेने की चूक सरकार कर चुकी है। उसकी शादी कर पल्ला झाड़ने या छुटकारा पाने की आखिरी कोशिश भी बेकार गई, तो लगता है गीता या तो किसी मनोविकार जैसे अवसाद की शिकार हो गई है और उसने जानबूझकर ज्ञानेंद्र पुरोहित को लताड़ लगाई। लाख टके का सवाल यह भी है कि अगर उसके मां बाप नहीं मिले और अब शादी के लिए कोई आगे नहीं आया तो सरकार क्या करेगी। गीता की देखरेख और शाही आवभगत में करीब 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष से भी ज्यादा का खर्च आ रहा है। सरकार कब तक यह खर्च उठाएगी और क्यों उठाएगी, जबकि गीता के भारतीय होने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मान भी लिया जाए कि गीता भारतीय है और सच बोल रही है, तो उसका भविष्य क्या है। सरकार कैसे उसका पुनर्वास करेगी, और भविष्य में कभी गीता फिर भागने की कोशिश नहीं करेगी, इस बात की गारंटी कौन ले रहा है। चर्चा तो यह भी है कि गीता इन दिनों अवसाद में है, इसलिए उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान के कराची से भारत के इंदौर पहुंची गीता की अब तक न तो पहचान हो पाई और न ही यह स्पष्ट हुआ कि वह भारत निवासी है या पाकिस्तानी है। भारत आने के बाद मां बाप का कोई पता नहीं चला और शादी करवाने के प्रयास भी बेकार रह गए। बजरंगी भाईजान फिल्म के बाद गीता सुर्खियों में आई और उसे उसके परिवार से मिलवाने के लिए पाकिस्तान व भारत की सरकारों ने खूब प्रयास भी किए, लेकिन करीब 1.5 दशक बाद भी न तो गीता का असल नाम पता चला और न ही उसके रहस्यमयी जीवन की कहानी का पर्दा उठ सका। गीता के जीवन की यह रोचक व रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी? आप गीता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या गीता को अपने असल मां बाप मिल पाएंगे? क्या गीता शादी करेगी और खुद की कोई पहचान कायम होगी? क्या गीता इसी तरह सरकार के मूक बधिर केंद्र में ही रहेगी? इस तरह के कई अनगिनत सवाल है जो हर किसी के जहन में है। आखिर गीता का भविष्य क्या है? सारे सवाल अनसुलझे हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी तरह की रोचक व दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।